नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभय दुबे जी ने आज विस्तार से बताया कि गवर्नर हाउस किस तरह षड्यंत्र का केंद्र होते हैं, मोदी जी को विपक्ष को खत्म करने की राजनीति क्या है और किस तरह तमिलनाडु में राहुल गांधी की भूमिका रही। शानदार बातचीत है, लेके चलता हूं सीधा आपको अभय दुबे जी के पास। 4 PM में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। तमिलनाडु में एक बड़ा विवाद खत्म हो गया। राज्यपाल ने पूरी कोशिश करी कि लोकतंत्र की हत्या ही हो जाए, सरकार ना बन पाए। और इस देश ने यह भी देखा कि किस तरह से राजभवन निर्लज्जता का केंद्र बन गए हैं। अभी मैं आपसे शो करने जा रहा था, उससे पहले मुझे एक आदमी ने खबर दी कि यूपी की गवर्नर साहिबा 80 साल से ज्यादा की हो गई, आनंदीबेन पटेल। उनकी बेटी अनारा पटेल की जमीनों को लेकर किस्से आम हैं। गुजरात में भ्रष्टाचार की अनारा पटेल की कहानियां बच्चे बच्चे को पता है। यूपी के विश्वविद्यालयों में कुलपति प्राध्यापकों के पद पर धांधली और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे गवर्नर हाउस पर। योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा है, सांप नेवले का बैर है। अभी तक तो खुद गवर्नर साहब, उनकी बेटी चर्चा में थी, और आज पता चला कि साहब फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बड़ा जोर लगाया, अपनी नातिन को भी इंट्रोड्यूस कर लिया। कृष्णावतार पिक्चर आई है, उसमें नातिन की भी एंट्री हो गई। प्रमाण नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पे गवर्नर साहिबा का बड़ा डायरेक्ट दबाव था कि मेरी नातिन की भी एंट्री करो। और यूपी में लोक भवन में साहब पिक्चर दिखाई जाएगी, क्योंकि गवर्नर साहब की नातिन उसमें एक्टिंग कर रही है। ये देश के जो गवर्नर हाउस हैं, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने एक ठग से 20 लाख या 25 लाख रुपए एफिडेविट के तौर पर लिए। वो ठग जेल चला गया, शपथ पत्र में है। कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार की कहानियां मनोज सिन्हा की गले गले में, गांव गांव में हैं, कोई मतलब नहीं है। केरल के गवर्नर हो या बाकी राज्य के हो, एक नई नई बातें सामने आती है, और तमिलनाडु के गवर्नर ने तो हद कर दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने इस बार बड़ा जिम्मेदारी का पर्चा दिया। शायद राहुल गांधी, मुझे लगता है, पहल नहीं करते तो शायद सरकार भी ना बनती। आपका क्या मानना है पूरे घटनाक्रम पर, गवर्नरों की भूमिका पर और तमिलनाडु के खेल पर? जरा विस्तार से बताइए कि गवर्नर हाउस में गवर्नर होते ही क्यों हैं? क्या भ्रष्टाचार करने के लिए? इतने बड़े बड़े महल जैसे में जगह पे गवर्नर रहते हैं, इतने में हजारों गरीबों के आशियाने बन जाएं। ये विलासिता नहीं है तो क्या है? आप गवर्नर हाउस में जाइए, उत्तर प्रदेश के गवर्नर हाउस के रिपेयरिंग मेंटेनेंस पे करोड़ों रुपए फूक दिए गए हैं, साज सज्जा कर पे। ये देश के टैक्स पेयर का पैसा कैसे उड़ाया जा रहा है? संजय जी, गवर्नर के पद से जुड़ी जो आपकी व्यथाएं हैं, मैं उनमें साझेदार हूं। और आपके पास बहुत तथ्य हैं इस बारे में। राजभवन में होने वाले भ्रष्टाचार या गवर्नरों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार या उनका भाई भतीजावाद, उनके परिवार के लोगों को वो नाजायज रूप से बढ़ावा देने वाली बात, निश्चित रूप से गवर्नर की जो संवैधानिक स्थिति है उसको देखते हुए गवर्नरों में अगर इस गवर्नर के पद के साथ इस तरह की विकृतियां जुड़ गई हैं तो इस पद में एक बहुत बड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। और उस सुधार की शुरुआत कहां से होगी, सवाल इस बात का है। उस सुधार की शुरुआत उनके भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल से तो हो ही सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उनको केंद्र सरकार का प्यादा बना दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को जब गवर्नर बनाया जाता है, नामजद किया जाता है गवर्नर के तौर पर, केंद्र सरकार उसको नामजद करती है, राष्ट्रपति तो केवल उसके ऊपर दस्तखत करते या करती हैं। उसके बाद में वो जिस केंद्र सरकार ने उसको गवर्नर बनाया है वो उसके प्रति कृतज्ञ हो जाता है। आमतौर पर ऐसे लोगों को ही गवर्नर बनाया जाता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा में दीक्षित हों, पहले से ही विचारधारात्मक रूप से समर्पित हो चुके हों, और फिर तो वो गृह मंत्रालय के आदेश पे पूरा वो बंदा काम करता है। इसके अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं होती। वो संविधान का स्वतंत्र प्रहरी नहीं होता, जिसको हमारे मित्र विनोद शर्मा फ्री एजेंट कहते हैं, वो नहीं होता। वो संविधान का स्वतंत्र प्रहरी नहीं होता। वो केंद्र सरकार का, और ठोस रूप से कहें तो गृह मंत्रालय का प्यादा बन जाता है। अच्छा, फिर वो क्या करता है गवर्नर? अब आप तमिलनाडु के उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं इस बात को। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, एसआर बोम्बई केस में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकार बहुमत की सरकार है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने का काम जो है वो सदन में होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा। वहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा। राजभवन सुनिश्चित करने की जगह नहीं है।
लेकिन लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या किया, जब 108 सीटें जीतकर, जो कि सभी से बहुत ज्यादा हैं, सभी से बहुत आगे हैं, सुपरस्टार विजय सरकार बनाने का दावा लेकर गवर्नर के पास गए, तो गवर्नर ने उनसे कहा कि आप पूरी 118 सीटों से 118 विधायकों के समर्थन का हमें लिखित प्रमाण दीजिए, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि आपके पास पूर्ण बहुमत है। परंपरा क्या है? परंपरा यह है कि जो सबसे, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत मिला है तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो गवर्नर की भूमिका ही समाप्त हो जाती है। वो तो केवल जाके उसे, गवर्नर को बताना है, कि कहना है कि आप हमें सरकार बनाने के लिए बुलाइए, हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। गवर्नर की भूमिका तो शुरुआती वहां होती है जब उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता, लेकिन वो सबसे बड़ा दल है। जब विजय सबसे बड़े दल होने के दावे के साथ में, और उनके पास कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का भी आधिकारिक पत्र था, वो 108 सीटों पे जीते हैं, वो खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो कुल मिलाकर उनकी व्यवहारिक रूप से 107 सीटें रह गई। कांग्रेस के 5 के समर्थन के साथ में उनके पास 112 विधायकों का समर्थन था। 112 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर जब वो गवर्नर के पास गए, तो गवर्नर ने ये कहा कि नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, आप पूरे 118 का लाइए, तब हम आपको शपथ के लिए बुलाएंगे, तब हम आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। ये करके गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। क्यों उल्लंघन किया? इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। ये कोई मीडिया स्पेकुलेशन नहीं है जो मैं कह रहा हूं। जिसको राजनीतिक सामान्य ज्ञान है वो भी इस बात को समझ सकते हैं। दिल्ली से गवर्नर साहब को फोन गया और उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस इस सरकार में शामिल होने जा रही है, इसलिए जितना इसमें अड़ंगा लगाया जा सके उतना अड़ंगा लगाइए। जबकि इसी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें जो स्पष्ट रूप से अल्पमत में थी, कर्नाटक में येदियुरप्पा को क्या किया था, बहुमत तो कांग्रेस और देवगौड़ा की पार्टी को मिला जुलाकर उनके पास था, लेकिन येदियुरप्पा को बुला लिया गया सरकार बनाने के लिए, शपथ दिला दी गई मुख्यमंत्री की, और वो सदन में अपना बहुमत रखने का प्रस्ताव तक नहीं पेश कर पाए। इतने कम उनके पास सदस्य थे, और प्रस्ताव पेश करने से पहले ही उनकी एक दिन की पुरानी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गवर्नरों ने भाजपा की। अगर तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बन रही होती तो कितने भी कम होते, अगर भाजपा सबसे बड़े दल का होता तो उसको बुला लिया गया होता सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहां पर अड़ंगा डाला गया, और अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए गवर्नर साहब ने ये जोर दिया कि 118 का हमें सबूत चाहिए। अब आज क्या हुआ? आज विजय तीसरी बार गए गवर्नर से मिलने के लिए, उनके पास 118 का प्रमाण था। उन्हें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सीपीएम और सीवीके के विधायकों ने भी अपने समर्थन का पत्र दे दिया, और उनके पास 118 हो गए। वो गवर्नर के पास गए तो गवर्नर को मजबूरी में उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाना पड़ा। अब यहां पर राहुल गांधी की भूमिका का सवाल उठता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। वो 5 सीटें जीती, स्टालिन खुद अपना चुनाव हार गए, और डीएमके ने अपना बहुमत खो दिया। लेकिन राहुल गांधी ने परिस्थिति को भांपा और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि उन्होंने डीएमके के साथ गठजोड़ से बाहर निकलकर विजय की पार्टी तमिलागा वेत्री कशगम को, टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। डीएमके को बुरा लगा, डीएमके के कई नेताओं ने इस बात की आलोचना भी की, लेकिन अंततः परिस्थिति ने कितनी अच्छी करवट ली, इसके बारे में आप सोचिए। आज स्थिति क्या है? स्टालिन ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि हम नई सरकार बनने में कोई बाधा नहीं डालना चाहते, हम कांग्रेस के भी खिलाफ नहीं हैं,
हमारी शुभकामनाएं नई सरकार के साथ हैं। हम सेकुलरिज्म, पेरियार की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा, इन तमाम के साथ खड़े हुए हैं। हम इनके लिए लगातार काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये स्टालिन ने बयान दिया है, आप सोचिए इस बात को। भारतीय जनता पार्टी ने एआईएडीएमके इसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ी थी, शायद भाजपा की 1 या 2 सीटें आई हैं, उसके ऊपर दबाव डाला कि आप विजय के साथ मिल जाइए, ताकि उसे कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता ना पड़े, आप विजय को समर्थन दे दीजिए। अन्ना द्रमुक ने भाजपा की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर अन्ना द्रमुक को लगा कि हमारी पार्टी टूट ना जाए, इसलिए उसने अपने 28 विधायकों को ले जाकर पौंडीचेरी में एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। पौंडीचेरी में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार बन रही है पौंडीचेरी में। वही लोग पूरा उसका इंतजाम कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा रही है कि पूरा दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए खेल किस तरीके से चल रहा है, कौन कहां किस तरह, किसकी गोटियां कहां सेट हैं, इससे आप अंदाज लगाइए। तो राहुल गांधी ने यह कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया कि विपक्ष की एकता में न केवल डीएमके शामिल रहे, बल्कि नई पार्टी जो तमिलनाडु में हुकूमत करने के लिए जा रही है, एक नई ताकत उभरी है, वो भी विपक्ष की एकता में शामिल हो जाए। अब तमिलनाडु से 2 पार्टियां विपक्ष की एकता में शामिल होंगी, गैर भाजपा विपक्ष की एकता में शामिल होगी। एक टीवी की होगी, तमिलागा वेत्री कशगम उसका नाम है। ये नाम हम लोगों को याद रख लेना चाहिए। केवल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ही नहीं, ये भी नाम हमें याद रख लेना चाहिए। और डीएमके तो पहले से उस विपक्षी एकता में शामिल है ही, इसलिए इस खेल में दूसरे विजय के पास अनुभव नहीं है सरकार चलाने का, प्रशासन चलाने का, राजनीति चलाने का भी अनुभव नहीं है। अभी तो 2 साल से ही राजनीति में वो आए हैं, पहली बार में ही उन्होंने सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस की भागीदारी काफी एक रचनात्मक योगदान करेगी तमिलनाडु में अच्छी गवर्नेंस देने में नई पार्टी को, और ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक राहुल गांधी के पहल से कांग्रेस समर्थित एक राज्य में सरकार और बनी, और बंगाल की हार के बाद विपक्ष जिस तरह से थोड़ा डिप्रेशन में था, परेशान था, उसको एक नई दिशा मिली, एक ताकत भी मिली। महुआ मोइत्रा के साथ एक जहाज में बहुत बदसलूकी हुई, उनको टारगेट करके नारे लगाए गए, और भगवान राम का तो उद्घोष गुंडे ऐसे करते हैं कि मुझे लगता है कि भगवान राम जिंदा होते तो लाठी ले लेके इनको दौड़ा के मारते। नहीं, वो ऐसे करते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के भगवान राम मुख्य लठैत हों। हाँ, लठैत हो, बिल्कुल इसी तरह भाषा में। आप एक महिला से बदसलूकी करोगे, जय श्री राम कहोगे, किसी की मॉब लिंचिंग करोगे, जय श्री राम कहोगे, किसी को मारो पीटोगे, जय श्री राम कहोगे। भगवान राम का जितना अपमान, जितना तिरस्कार जिनके दिमाग में गोबर भरा है, इन भक्तों ने किया, उतना अपमान तो शायद किसी ने नहीं किया होगा भगवान का। महुआ जी ने शिकायत की है क्या इस देश में अब अगर एक सांसद के साथ ये व्यवहार होगा, इस तरह टारगेट किया जाएगा, बंगाल की सड़कों पर महिलाओं से कैसी बदसलूकी हो रही है, ये सब हम देख रहे हैं, तो ये माना जाए कि फिर अब गुंडागर्दी किसी भी चरम पे होगी। आप आम आदमी हो, आप सांसद हो, आप हवाई जहाज में हो, आप सड़क पे हो, कहीं पे भी एक तरह के अप्रत्यक्ष रूप से मॉब लिंचिंग ही तो है, ये और क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी किस्म की मर्यादा का ध्यान नहीं रखती। आप देखिए, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, उन्होंने एक स्टैंड लिया कि हमको बेईमानी से हराया गया है, हम हारे नहीं है, नैतिक रूप से हमारी जीत है, हम इसको जनादेश नहीं मानते जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से बहुत चिड़ी हुई है, इसलिए वो मैंने 4PM के मंच पे पहले ही बताया था, वो किसी भी टीएमसी के कार्यकर्ता को पकड़ लेते हैं, उसको एक सफेद साड़ी उड़ाते हैं, फिर उसको डंडे मारते हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसको सड़क पे हाँकते हैं, जैसे ममता बनर्जी को पीट रहे हो। इनका अगर बस चले तो लोग ममता बनर्जी के घर में घुस जाएं, वहां जाकर ममता बनर्जी की बाकायदा शारीरिक रूप से पिटाई करें। इनका बस चले तो अभिषेक बनर्जी के यहाँ चले जाएं और अभिषेक बनर्जी को मार मार के घायल कर दें। ये इस प्रकार के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त पूरे बंगाल में हिंसा का ज्वार आया हुआ है और ये सब लोग टीएमसी से बदला ले रहे हैं वहां पर। ऊपर से प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बदला नहीं बदलाओ,
ये बिल्कुल उनकी हरकत ऐसी ही है कि चोर से कहो कि चोरी करो और शाहूकार से कहो कि तुम जागते रहो। इस प्रकार का काम है और ये अभी इस तरह की बहुत सी घिनौनी हरकतें करेंगे। आप बिल्कुल तय सुनो। ये तो महुआ मोइत्रा बहुत जुझारू स्त्री है, वो इस बात से घबराने वाली नहीं है। अभी वो संसद में इन लोगों को धोएंगी कस के, तब समझ में आएगा। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए तो ये तस्वीरें ठीक नहीं है ना। दुनिया भर में अखबारों में छपी है खबर कि भारत में ये हो रहा है, इस तरह की चीजें भाजपा हो का रही हैं। लोकतंत्र यही है, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र यही है। हम लोग जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो भाजपा की निगाह में पुरानी चाल का लोकतंत्र हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष खुद खड़गपुर सदर से चुनाव जीतने के बाद में जेवीसी बुलडोजर में बैठ के उन्होंने जुलूस निकाला। ये लोग सब बुलडोजर चला रहे हैं वहां पर टीएमसी के दफ्तरों के ऊपर। तो जब ये हालत है तो आप सोचिए, अब शुभेंदु अधिकारी को वहां पर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। और मुझे शुभेंदु बताइए अधिकारी क्या है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा नंदीग्राम का जो नतीजा आया तो उन्होंने कहा नंदीग्राम में कि हमें सारे हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, अब हम जिन्होंने हमें वोट दिया हम उनके लिए काम करेंगे। और प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ सबका विकास, उसका क्या हुआ? ये वही बात है, चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो, ये वही हथकंडा है और कुछ नहीं। ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी को तो घोषित कर दिया गया, एक और मुख्यमंत्री है जिनके मुंह से जब बोलते थे फूल झड़ते थे, इतनी प्यार की भाषा बोलते थे कि सड़क का गुंडा भी नहीं बोल सकता, हाई स्कूल छाप फेल भी गुंडा जो होता है ना चौराहे मोहल्ले का, वो भी नहीं बोल सकता था, वो मुख्यमंत्री भाषा बोलते थे। लेकिन वहां सरकार बन गई, उन मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी, हेमंत विश्व शर्मा जी बनेंगे, वही बनेंगे मुख्यमंत्री। घोषित हो गए क्या? नहीं घोषित हो जाएंगे, वही बनेंगे मुख्यमंत्री। तो उनको लग नहीं रहा होगा कि शुभेंदु अधिकारी को घोषित कर दिया, उनको लग नहीं रहा होगा? हेमंत विश्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटा अमित शाह कहा जाता है। अमित शाह इतनी गाली कहाँ देते हैं, साले साल ही कहते हैं मुझसे वो केवल पार्लियामेंट में, साले साले कह, अमित शाह साले साले कहते हैं और इससे ज्यादा गाली कहाँ देते हैं। लेकिन जो हेमंत विश्व शर्मा है, उनको वो कांग्रेस में थे, हम सब लोग जानते हैं कि 10-11 साल उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, फिर वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राहुल गांधी भी आरोप लगा के वो कि हमसे वो मिले नहीं, अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे, ये उन्होंने पूरा सीन बनाया वहां पर। और भाजपा को लगा कि ये हमें बहुत बढ़िया आदमी मिल गया, हमें इसी तरह का एक फिक्सर नुमा पॉलिटिशियन चाहिए था। मिल गए भाजपा के आला कमान की आंखों के तारे हैं, ये वही हेमंत विश्व शर्मा है जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की चार्जशीट दी थी। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और बार बार कहना चाहिए। बुकलेट छापी थी, किताब छापी थी। पवन खेड़ा ने उनके और उनकी पत्नी के ऊपर जो आरोप लगाए थे उनके जवाब नहीं मिले हैं। पवन खेड़ा अंतरिम जमानत पर है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों का जवाब नहीं दिया उन्होंने। नेता बहादुर है पवन खेड़ा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, सफेद हो गई, लेकिन अटैक अभी भी कर रहे हैं वो। जी जी बिल्कुल, डरते नहीं है वो। अच्छा, विपक्ष अभी डर नहीं रहा? अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और स्टालिन के साथ सवाल उठा देखिए, इस तरह से चुनाव में ठीक है, दो बड़ी क्षेत्रीय शक्तियां चुनाव में हार गई। एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बीजेपी जनता दल पहले ही चुनाव में हार चुकी है। ममता बनर्जी बहुत ताकतवर नेता थी, अभी भी हैं। ममता बनर्जी को 80 सीटें मिली हैं, हर सब जगह वो दूसरे नंबर पे उनकी पार्टी है, 40% ज्यादा उनको वोट मिला है। ममता बनर्जी को कम करके आंकना उचित नहीं है। इसी तरह स्टालिन को आप देखिए, स्टालिन को तो एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं हराया है, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई योगदान है नहीं स्टालिन को हराने में। तो अभी राहुल गांधी ने आज हरियाणा में एक भाषण दिया है, हरियाणा में एक सद्भावना रैली थी, इसमें राहुल गांधी गए और काफी भीड़ जमा हुई और राहुल गांधी का वो इंतजार करती रही। उसमें उन्होंने कहा कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है, कांग्रेस ही हराएगी भारतीय जनता पार्टी को, ये उन्होंने जोर देकर कहा अपनी खास शैली में, जिसमें कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर वगैरह वो कहते हैं। तो उन्होंने कहा, इससे ये लगता है कि जो राहुल गांधी पर क्षेत्रीय शक्तियों की जो जकड़ थी, जो पिछले 2024 के चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन की राजनीति थी उसमें दिखाई पड़ी थी, वो जकड़ अब ढीली हो गई है। राहुल गांधी अपने आप को कुछ आजाद सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये भाषण दिया। ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण है।
ये भाषण बताता है कि अब जो भाजपा विरोधी देश में राजनीति होगी, उसकी एंकर पार्टी कांग्रेस होगी और प्रधानमंत्री पद का उसकी तरफ से एकमात्र उम्मीदवार होगा राहुल गांधी, कोई उसका प्रतियोगी नहीं होगा वहां पर। ये बातें नहीं चलेंगी कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस पीएम की उम्मीदवार हैं, अरविंद केजरीवाल भी पीएम के उम्मीदवार हैं, ये सब बातें नहीं चलेंगी। अच्छा, जहां पे क्षेत्रीय दल नहीं होते, जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होते हैं, केवल दो ही लड़ रहे होते हैं, फायदा किसको होता है, भाजपा को या कांग्रेस को? मैं समझा नहीं, आप फिर से कहिए सवाल आप। क्षेत्रीय पार्टी ना हो, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस हो, फायदा किसको होगा? वो तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया था, क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका बहुत कमजोर थी। तेलंगाना में कहा, वो तेलंगाना में कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टी को भी हराया और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया। फिर कांग्रेस ऐसी कई इलाकों में है जहां भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं वहां पर। तो ये तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह मिलाकर कितनी की 120 सीटें तो होती हैं लोकसभा की, और उन 120 सीटों पर वहां कांग्रेस अब प्रमुख ताकत नहीं रह गई है परिस्थितियों वश, हालात जिस तरीके से विकसित हुए हैं। लेकिन वहां की प्रमुख राजनीतिक दल के आरजेडी के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का पुराना गठजोड़ है, और कांग्रेस उस गठजोड़ के आधार पर वहां पर राजनीति करती है। देखिए, ये जो हालात हैं, 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है। अब एक राज्य में आप कह सकते हैं कि गठजोड़ सरकार में कांग्रेस है, यानी 5 राज्यों में सरकार हो गई कांग्रेस की। ये हालात जब बदलते हैं तो ये बहुत तेजी के साथ बदलते हैं। जब बदलेंगे हालात ये, तो ये देर नहीं लगेगी ये सब चीजें बदल जाने में। इसलिए इन बातों पे सोचते रहना या इनको दोहराते रहने से कोई फायदा नहीं। नरेंद्र मोदी कहाँ में लगातार कहते रहते हैं हमारी 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस का हर जगह पराभव हो रहा है, ये सब कहते रहना उनकी राजनीति के लिए जरूरी है। ठीक बात है। और अखिलेश यादव ने बड़ा बढ़िया फोटो ट्वीट किया है ममता के संग और स्टालिन के संग, और कहा है कि हम बुरे वक्त पे अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बात, छोड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, दोनों महत्वपूर्ण बड़े नेता हैं। आप देखिए, ये ठीक है विजय की पार्टी जीत गई है, लेकिन तमिलनाडु में कोई द्रविड़ राजनीति खत्म थोड़ी ना हो गई। आप AIADMK और DMK को मिला दीजिए, दोनों स्पष्ट बहुमत द्रविड़ राजनीति की दोनों प्रतिनिधि पार्टियां हैं, दोनों को स्पष्ट बहुमत मिलता है। हाँ, और क्या ईसाई तो वहां पे कम है। भाजपा ने तकड़म भी की थी, एक खबर भी प्लांट कराई थी भाजपा ने खबर भी प्लांट कराई थी कि दोनों मिलकर सरकार बना लें। तो इसके जवाब में विजय कहना ये था कि अगर ये दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे तो हमारे सारे विधायक जो हैं वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे विधानसभा। सही बात है, फिर दे भी देना चाहिए कि लोकतंत्र की ऐसी हत्या हो रही है, तुम ही बना लो, ये ले अपनी लुपट कमरिया, बहुत ना नचाए हो। बहुत शुक्रिया अभय द्विवेदी जी, आपने समय दिया, थैंक यू सर। ये थे अभय द्विवेदी जी, और आपको अच्छा लगा होगा ये प्रोग्राम। आपसे रिक्वेस्ट है, जस्ट संजय मेरा बहुत अच्छा ब्लॉगिंग का चैनल है, लेफ्ट में देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाइए, जस्ट संजय दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्या लगता है कि गवर्नर हाउस वाकई में क्या भ्रष्टाचार का केंद्र हो गए हैं? क्या राज्यपाल को इतने बड़े बड़े बंगले दे दिए जाने चाहिए, उनमें हजारों लोग रह सकते हैं? क्या जरूरत है विलासिता की? आपका क्या सोचना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।